गाइस, आप एक बात इमेजिन करो कि आधी रात हो रही है, श्मशान सड़क है, आप बस चलते हुए जा रहे हो। पूरे रास्ते में आपको कोई भी नहीं दिख रहा, सिर्फ आपको अपने ही कदमों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। अचानक से आपको उसी रास्ते के बीच में एक औरत मिल जाती है। वो आपसे आके कुछ भी नहीं पूछती, सिर्फ एक ही सवाल, और वो है कि क्या मैं आपको खूबसूरत लगती हूँ? तो ऑन ऑफ कोर्स आप उसको जानते भी नहीं हो, आप तो यही कहोगे कि हाँ आप खूबसूरत लगती हो, या फिर आप ज्यादा से ज्यादा उसको इग्नोर करके निकल जाओगे। लेकिन आपको कैसा लगेगा सुनने में अगर आपने ये दोनों ही हरकतें की? तो आपको बहुत ही ज्यादा पछतावा हो सकता है, रिग्रेट होगा आपको, क्योंकि शायद इसके बाद आपके साथ कुछ ना कुछ गलत हो सकता है। लेकिन अभी आप सोच रहे होगे कि अगर ये दोनों ही चीजें न करें तो करें क्या? बहुत सारे सवाल हैं इसको लेकर हर किसी के मन में, जिसका जवाब शायद से ज्यादा लोगों ने नहीं दिया है, लेकिन मैं दूंगी। आज इसी वीडियो में इसी कहानी के ऊपर हम बात करेंगे। और गाइज, जिस औरत का मैं आज जिक्र करने वाली हूं वो औरत जापान की है। उस देश की सबसे बड़ी पैरानॉर्मल एंटिटी और सबसे ज्यादा खतरनाक, सबसे ज्यादा डरावनी एंटिटी है। यहाँ के जो लोग हैं वो इसके बारे में बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो बात भी करेंगे इसके बारे में तो जो वो पैरानॉर्मल एंटिटी है वो उनके पीछे पड़ जाएगी। और गाइज, मैं आपको एक बात बता देती हूँ, जापान में ये बात कही जाती है कि एक बार वो पैरानॉर्मल एंटिटी आपके नज़दीक आ जाए तो वो आपके पीछे पड़ जाती है और उससे पीछा छुड़ाना बिल्कुल नामुमकिन है। और उस पैरानॉर्मल एंटिटी का नाम है कोची साके ओना। और गाइज, ऐसा हो सकता है कि आपने ये वाला नाम दूसरे YouTube चैनल्स पर भी सुना हो जिन्होंने इसके बारे में वीडियोस बनाई हैं, लेकिन ये एक बहुत ही अलग कहानी है। और अगर मैं आपको सच सच कहूँ तो ये सबसे ज्यादा डरावनी कहानी होगी पूरे YouTube पर। अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। गाइज, चाहे ये जो कहानी है, ये जो अर्बन लीजेंड है, ये जापान की है, लेकिन इसकी जो कहानी की शुरुआत है ना, वो हमारे भारत देश से ही होती है। हमारे भारत देश में दो लोग रहा करते थे, एक थी मधु और उसका 14 साल का बेटा विवेक। वो लोग बस रिसेंटली ही जापान में शिफ्ट हो रहे थे, क्योंकि जो मधु की कंपनी थी उन्होंने उसको एक जापान का क्लाइंट सौंप के रखा था और बोला था कि आपको उसका अच्छे से टेक केयर करना है और आपको वहीं पे जाना पड़ेगा। और उसको कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया था कि आपको वहां पे 5 महीने तक रहना पड़ेगा। और क्योंकि जो 14 साल का लड़का था विवेक, उसकी भी पढ़ाई लिखाई चल रही थी, तो जो कंपनी वाले थे उन्होंने उसकी भी कोचिंग उसके घर के आसपास में ही लगवा दी थी, ताकि उसकी पढ़ाई का कोई भी नुकसान न हो। और क्योंकि जो विवेक के पिताजी थे, मधु के हस्बैंड, उनका कुछ 2-3 महीने पहले ही निधन हो गया था, तो फिर मधु को पैसों की कमी थी, उनको ये अपनाना ही पड़ा। फिर दोनों ही माँ बेटा जापान के लिए निकल गए। मधु को जाते ही बहुत ज्यादा काम आ गया और विवेक भी उस कोचिंग सेंटर में जाना शुरू कर दिया। उन लोगों का ना एक रूटीन बन गया था कि जब मधु जाती थी काम पे सुबह सुबह और वापस लौटते वक्त वो विवेक को भी अपने साथ ले आती थी। लेकिन जापान का ना एक बहुत अलग ही सिस्टम है कि अगर आप रात तक किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो तो आप वहीं पे रात भर रुक सकते हो, और वही आदत विवेक को भी लग चुकी थी। हालांकि अब इस आदत से मधु को थोड़ी बहुत परेशानी होने लग गई थी। उसको मतलब ऐसा लग रहा था कि हर रात जब वो घर वापस लौटती थी तो देर रात को उसको वापस से विवेक को लेने भी जाना पड़ता था। फिर घर पे आने के बाद वापस से खाना बनाना पड़ता था। उसको बहुत ज्यादा काम आ गया था। लेकिन ये एक बार की बात है जब मधु को बहुत ज्यादा वर्कलोड आ गया और उसको रात भर बैठ के ऑफिस में काम करना था, तो उसने एडवांस में ही विवेक को कॉल करके बोल दिया कि बेटा, इस बार मैं तुझे पिकअप करने नहीं आ सकती घर के लिए, सो इट्स बेटर कि तू तेरे दोस्त के साथ आ जाना घर पे, जो कि तुझे ड्रॉप कर देगा घर पे। और ये सब कुछ बोल के उसने कॉल रख दिया। और जो विवेक था वो भी उनकी बातों को समझ गया, क्योंकि वो जानता था कि वो उन दोनों के लिए कितनी ज्यादा मेहनत कर रही है। एक पराये देश में आकर
एंड गाइज, जापान एक ऐसा नॉर्मल सा देश नहीं है कि रात होने के बाद सब लोग अपने अपने घर पर रहते हैं और सो जाते हैं। यहाँ की जो नाइट लाइफ है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। टोक्यो शहर के बारे में तो आपने डेफिनेटली सुना ही होगा कि हर रात को लोग अपने घर से बाहर होते हैं, पार्टी करते हैं, इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं। लेकिन ये एक बार की बात है जब उसकी माँ ने उसको कहा था कि आज रात को वो पिक करने वाली नहीं है। उसी रात को उसकी लेट नाइट कोचिंग थी जहाँ पे वो हर रोज जाया करता था। लेकिन इस बार ना, जब वो बस में बैठा हुआ था तो बस में कोई भी नहीं था आसपास। रात के शायद से 10 या 10:30 बज रहे थे। कोई भी नहीं था आसपास। फिर बस ड्राइवर ने भी उसको पीछे देख के कहा कि ये आज रात की आखिरी बस है, कोई भी बाहर नहीं निकल रहा है, तो फिर अगर आपको वापस आना है और इसी रास्ते से आना है तो किसी को साथ लेकर आना, अकेला बिल्कुल भी मत आना। फिर विवेक ने ये बात उसको कही कि नहीं नहीं, मैं वापस आते वक्त अपने एक दोस्त के साथ ही घर पर लौटूंगा। फिर कुछ ही वक्त में विवेक उस बस से नीचे उतरा और वो अपने कोचिंग क्लासेस की तरफ गया। वो जैसे ही क्लास के अंदर गया, उसने अपनी नजरें घुमाई और देखा कि जिस दोस्त के साथ उसको घर वापस लौटना था वो आया ही नहीं था। और जो बाकी कुछ 2-4 बच्चे बैठे हुए थे उस वक्त, वो सब लोग आसपास में ही रहते थे। बाकी पूरा क्लास भी खाली था। और जब तक वो क्लासेस चल रही थीं, विवेक बस यही सोच रहा था कि अब वो घर कैसे जाएगा। ना वो अपनी माँ को बुला सकता है क्योंकि उनका बहुत ज्यादा मसरूफ शेड्यूल चल रहा है, और ना उसका दोस्त आया है। शायद से उसको इस रात के अंधेरे में अकेला ही चल के अपने घर तक जाना होगा। विवेक अपनी क्लास खत्म होने के बाद वो क्लास से नीचे उतरा और कुछ वक्त तक उसके जो क्लासमेट्स थे वो उसके आसपास ही थे। वो लोग हंसी मजाक कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वक्त गुजरता गया, उसके दोस्त लोग भी अपने घर पर चले गए। अब बस वही अकेला खड़ा था वहां पे, उसी रास्ते पर। वो नजरें घुमा रहा था, लेकिन आसपास कोई भी नहीं था। उसको पता था कि अब ये वाला उसका सफर अकेला ही होने वाला है। और उसके कानों में ना सिर्फ सूखे पत्तों की आवाज गूंज रही थी। फिर उसने फाइनली एक गहरी सांस ली और अपने कदम बढ़ाए। फिर कुछ देर जाते ही विवेक ने एक बात महसूस की कि जो रास्ता लेकर वो इतना ज्यादा डर रहा था, जिस रास्ते के लिए उसके दिल में इतना ज्यादा खौफ था, लेकिन वो असल में इतना भी ज्यादा डरावना रास्ता है ही नहीं। बहुत एकदम नॉर्मल सा है रास्ता। लेकिन उसको एक बात अच्छे से पता थी कि जिस रास्ते से वो अक्सर जाया करता था, ये वही रास्ता है, लेकिन ये आम तौर से बहुत ही ज्यादा लेट है। जो टाइमिंग थी वो बहुत ज्यादा लेट थी एक्चुअली। तो उस बात का उसको थोड़ा बहुत तो खौफ था। यानी उसकी माँ को, मधु को ऑलरेडी बहुत ज्यादा टेंशन थी कि मतलब वो कब तक पहुंचेगा। लेकिन विवेक भी जानता था कि वो बस आधे घंटे में ही अपने घर तक ऑलरेडी पहुंच चुका होगा। अब वो सुनसान रास्ते पे बस चले जा रहा है। उसको एक चीज अच्छे से पता है कि इस रास्ते में कोई भी नहीं है। एकदम सुनसान रास्ते हैं, सारे शॉप्स बंद हो चुके हैं। अचानक से किसी ने उसका नाम पुकारा। विवेक ने अपने कदम वहीं पर रोक दिए। वो इसलिए नहीं रुका क्योंकि किसी ने उसका नाम पुकारा है। गाइज, वो इसलिए रुका है क्योंकि वो जानता था कि आसपास ना बंदा है, ना बंदे की जात, कोई है ही नहीं। फिर ये आवाज किसने लगाई? विवेक जैसे ही पलटा, उसने देखा कि उसकी नजरों के ठीक सामने एक औरत खड़ी है जिसने लाल कलर का कोट पहना हुआ है और एक सर्जिकल मास्क भी था उसके चेहरे पर। वो उस वक्त तक कुछ भी नहीं कह रही थी और विवेक को भी बहुत ज्यादा वियर्ड लग रहा था क्योंकि वो इतने ज्यादा नजदीक खड़ी है विवेक के, और अब तक तो वो उसे नहीं दिख रही थी। ये रास्ता एकदम श्मशान था अब तक, लेकिन अब ये औरत यहाँ पे आके कैसे खड़ी हो गई है? फिर कुछ वक्त बाद उस औरत ने विवेक से एक सवाल पूछा, बहुत धीमी आवाज में, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं खूबसूरत हूँ? विवेक को बहुत ज्यादा अजीब लगा और वो थोड़ा थोड़ा सा पीछे स्टेप बैक किया और उसने उस औरत को पूरा अच्छे से देखा और उसने कहा कि हाँ, मुझे तुम खूबसूरत लगती हो। फिर विवेक ने एक चीज महसूस की कि वो औरत ना उसके मास्क के पीछे मुस्कुरा रही है। फिर तभी आहिस्ता से उस औरत ने अपना मास्क हटाया और फौरन उसके सारे बाल उसके चेहरे के सामने आ गए। लेकिन उस वक्त ना
उस सड़क पर बहुत ज्यादा हवाएं चल रही थीं। ज्यादा देर तक वो जो बाल थे उसके चेहरे के सामने नहीं रहे। वो जो बाल थे अब हवा में उड़ रहे थे और विवेक ने उस औरत का चेहरा देख लिया। जैसे ही देखा, विवेक अपने 2 कदम पीछे गया और वो नीचे गिर गया, क्योंकि उसने जो चेहरा देखा था ना, वो बहुत ही खतरनाक था। उस औरत का चेहरा पूरी तरह से फटा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके मुंह को किसी ने चाकू से काटा हो। फिर उसने ना विवेक को थोड़ा अपने करीब खींचा और उससे पूछा, कूरे डेमो, यानी क्या मैं अभी भी तुम्हें उतनी ही खूबसूरत लगती हूँ? और शायद से विवेक उस सवाल का जवाब देने ही वाला था कि उसी वक्त विवेक ने सुना कि पीछे से एक गाड़ी आ रही है और उस गाड़ी की जो हेडलाइट थी, उसकी जो रोशनी थी, वो उस औरत की आंखों में चुभ गई और विवेक उसके हाथों से नीचे गिर रहा। विवेक शायद से उस सवाल का जवाब देने ही वाला था, नीचे गिरते गिरते, लेकिन उसी वक्त देखा कि उस गाड़ी से बाहर निकली एक औरत, और वो औरत कोई और नहीं, उसकी माँ ही थी, मधु। उसने आके 3 बार ये वाला शब्द कहा, पोमेट पोमेट पोमेट। उस औरत ने जैसे ही ये सब कुछ सुना, वो वहां से अपना नाक पकड़ के भाग गई तेजी से। ये सारी ही पेचीदा चीजें देखकर विवेक एकदम बेहोश ही पड़ गया था। फिर मधु ने उसको उठा के अपनी गाड़ी में रखा और उसे घर ले चली गई। मधु को भी थोड़ी राहत मिली। विवेक भी एकदम थोड़ा सा ठंडा पड़ चुका था। फिर उसने अपनी माँ से पूछा कि वो औरत कौन थी? तुम यहाँ पर कैसे पहुंची और तुम्हें ये सारी चीजों के बारे में कैसे पता है? फिर उसकी माँ ने विवेक को एक पानी का ग्लास दिया और कहा, थोड़ा सा शांत हो जाओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। फिर मधु ने कहा कि आज से कम 1200 साल पहले एक गांव में एक औरत हुआ करती थी जिसका नाम था कूची साके ओना, और वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत ज्यादा घमंड था। और उसकी शादी एक जापानी समुराई से हुई थी और वो दोनों ना अपनी शादी में बहुत ही ज्यादा खुश रहा करते थे। लेकिन किसी वजह से उस समुराई को एक युद्ध के लिए बाहर जाना पड़ा और काफी ज्यादा वक्त गुजर गया था। अब बहुत ज्यादा वक्त गुजरने के बाद भी वो समुराई वापस आया ही नहीं। कूची साके ओना को भी ऐसे ही लग रहा था कि शायद से अब उसका पति कभी लौटेगा ही नहीं। फिर कुछ सालों बाद जाके वो जो समुराई था, कूची साके ओना का पति, उस घर में वापस लौटता है। और जैसे ही वो उस घर में वापस आता है, उसने देखा कि कूची साके ओना का एक अफेयर चल रहा है। उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। शायद से वो इतने वक्त से इंतजार कर रहा था कि वो कब जाएगा और कूची साके ओना से मिलेगा, लेकिन आते ही उसने कुछ और ही चीज देख ली। उसे इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उसने अपनी तलवार निकाली और कूची साके ओना का पूरा मुंह फाड़ दिया। और फिर जब कूची साके ओना अपनी आखिरी सांसें ले रही थी, उसी वक्त उस समुराई ने उससे एक सवाल पूछा, क्या तुझे अभी भी लगता है कि तू खूबसूरत है? और उस वक्त खून बहुत ज्यादा बह चुका था और ये आखिरी सवाल सुनकर कूची साके ओना ने दम तोड़ दिया। और ये हादसा होने के बाद वो अर्बन लीजेंड बन गई थी कि जिस एक अकेली अर्बन लीजेंड की वजह से 1970 में जापान में जो माँ बाप थे वो अपने बच्चों को स्कूल तो क्या बाहर खेलने भी नहीं भेजते थे, उसी डर से। क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि 1970 के दौरान जापान में एक बहुत अजीब और गरीब हादसा हो रहा था कि कूची साके ओना छोटे बच्चों की तरफ जाती थी और उनको जाकर यही सवाल दोहराती थी, क्या मैं खूबसूरत लगती हूं? और अगर बच्चा ये कहे कि हाँ आप खूबसूरत लगती हो, तो भी वो उसको मार देती थी, और अगर उसने नहीं कहा तो भी वो उसको मार देती थी। ये सारी ही बातें सुनने के बाद विवेक एकदम सन्न हो गया था। वो समझ गया था कि अगर शायद से उसकी माँ वहां पर नहीं पहुंचती सही वक्त पर, तो उसका भी हाल वो औरत उसके जैसा ही कर देती और वो उसका भी मुंह फाड़ देती। लेकिन चलो, ये सारी बातें उसे समझ में आ गई थीं, लेकिन उसे पोमेट का राजा अभी तक नहीं पता चला था। उसने अपनी माँ से पूछा कि चलो, मैं बाकी बातें अच्छे से समझ गया हूं, लेकिन एक बात मुझे बताइए कि ये पोमेट का मतलब क्या है? आपने आके पोमेट कहा
और वो अपना नाक बंद करके वहां से चली गई। ये क्या था? फिर मधु ने कहा कि ये जो पोमेट शब्द है उसका मतलब ये है कि 1200 साल पहले एक हेयर ऑनियल या फिर जेल जैसी एक चीज हुआ करती थी, जिसकी जो बदबू थी ना, वो कोची साके ओना को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, आज भी पसंद नहीं है। इसलिए ऐसा बताया जाता है कि जब भी आपकी ऐसी कोई मुलाकात हो जाए कोची साके ओना के सामने, तो आपको ये 3 बार दोहरा देना है, तो वो भाग जाएगी वहां से। और मैंने तुम्हें एक और बात नहीं कही थी विवेक, कि जब हम यहाँ पर आए थे जापान में, तो दूसरे या तीसरे ही दिन मेरे किसी एक कलीग ने मुझे ये बात कही थी कोची साके ओना के बारे में। उसने मुझे ये भी उपाय बताया था कि अगर आप गलती से उसके सामने आ गए तो आपको क्या करना है, आपको उससे कैसे बचना है। तो पोमेट यही वो शब्द है और यही वो वजह है, कोची साके ओना ही वो वजह है कि मैं आधी रात को तुझे लेने या फिर छोड़ने आती थी। और गाइज, एक सीधी सी बात है, ये एक नॉर्मल ह्यूमन नेचर है कि अगर किसी के भी साथ कोई भी ऐसा हादसा होता है तो वो ऑफ कोर्स उस जगह पर कभी भी रहना नहीं पसंद करेगा। जो मधु थी, यही सेम चीजें उसके साथ भी हो रही थीं। उसने अपने कंपनी मैनेजर को कॉल किया, उसने ये सारी बातें बताई कि ये सारी चीजें हो रही हैं हमारे साथ, हमें यहाँ से निकलना है। और उसने अगले ही 2 दिन में वो जो जगह थी वो छोड़ दी और वो भारत। गाइस, अगर मैं अपनी एक राय देना चाहूं तो मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि हर एक देश के, हर एक शहर के, हर एक गली मोहल्ले की कोई ना कोई लोक कहानी जरूर होती है, जो शायद सच हो, शायद झूठ हो। लेकिन गाइस, ऐसा हो सकता है कि अगर आप किसी श्मशान रास्ते पर आधी रात को चल रहे हो और आसपास कोई भी नहीं है, तो आपकी आंखों के ठीक सामने कोई ना कोई खड़ा हो, जो कि शायद उन्हीं अर्बन लीजेंड्स में से हो, उन्हीं किसी भूत पिशाच में से भी हो, जो शायद आपको डरने का भी मौका ना दे, शायद आखिरी सांस लेने का भी मौका ना दे। हो सकता है। शुक्रिया।